हेलो गाइस। आज नेशनल इनकम ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी हम फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। राइट, ये इसकी सेकंड वीडियो है और ट्राई करेंगे कि ये पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो जाए चैप्टर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो नेशनल इनकम एक बार इंट्रो दे देता हूँ, क्या क्या पढ़ा था। नेशनल इनकम वो होती है जो इंडिया के रेजिडेंट अर्न करते हैं इंडिया से और इंडिया के बाहर से। राइट, और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, जो इंडिया के अंदर कमाया जाता है बाय द रेजिडेंट एज वेल एज बाय द नॉन रेजिडेंट। राइट, फिर हमने एक टॉपिक्स पढ़े थे, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो डेप्रिएशन माइनस हो जाता है, नेट से ग्रॉस पे आना होता है तो डेप्रिएशन प्लस हो जाता है। राइट, और हमने पढ़ा था अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है, एफसी से एमपी पे आना है तो एनआईटी प्लस हो जाता है। राइट, नेक्स्ट एक चीज पढ़ी थी, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना होता है तो एनएफआई नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाता है, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो एनएफआई माइनस हो जाता है। राइट, और जो लास्ट हमने छोड़ा था ये टॉपिक, ये छोड़ा था डबल काउंटिंग के ऊपर। डबल काउंटिंग का मतलब एक चीज आप दो बार ऐड कर रहे हो, उसी को डबल काउंटिंग बोला जाता है। तो उससे बचने के कितने मेथड्स होते थे? दो। पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट में क्या होता था, सिर्फ आप लास्ट स्टेप वाली ही वैल्यू ऐड करो नेशनल इनकम में। क्लियर है? अब आज आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक आपको यहां दिख रहा है वो दिख रहा है एनएफआईए और नेट एक्सपोर्ट में डिफरेंस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। चलिए, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड और नेट एक्सपोर्ट। एनएफआईए आप पढ़ चुके हो, क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। नेट एक्सपोर्ट हमने पढ़ा था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? जो इंडिया में बनाया जाता है और बाहर बेचा जाता है, और इंपोर्ट जो बाहर बनाया जाता है इंडिया में लाया जाता है। क्लियर है? तो दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और ये नेशनल कॉन्सेप्ट है, और दोनों का डिफरेंस हमने पढ़ लिया। राइट, अब जो एनएफआईए होता है वो नेशनल इनकम लाने के लिए डोमेस्टिक में ऐड किया जाता है। क्लियर है? और जो नेट एक्सपोर्ट्स होता है वो डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में बना के बाहर बेची जाती है, बनाई तो इंडिया में गई ना, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन भी है इसके नीचे, इज एक्सपोर्ट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। कि जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, अगर है तो क्यों है? आंसर है यस, क्योंकि इंडिया में जो भी चीज बनाई जाती है वही यहां से एक्सपोर्ट की जाती है, तो वो बनाई कहां गई? इंडिया में, इसलिए वो किसका पार्ट है? इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। राइट, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें यही लिखा हुआ है, इंडिया में टी या कोई भी चीज बनाई जा रही है और वो बाहर एक्सपोर्ट की जा रही है तो वो इसलिए डोमेस्टिक का पार्ट है। राइट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है? अब आगे देखिए, इसमें कुछ टिप्स है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कभी कभार। देखिए, पहला एनएफआईए, अगर ये लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम की जगह पेड टू अब्रॉड, तो उसको हमेशा आपको किस में लेना है? नेगेटिव में लेना है। क्लियर है? लेकिन अगर नेट एक्सपोर्ट दे रखा है तो वो नेगेटिव लेना है आपको, नेगेटिव सेंस में दे रखा है तो। अगर नेट इंपोर्ट पॉजिटिव दे रखा है तो भी नेगेटिव लेना है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट प्लस होता है और नेट इंपोर्ट माइनस होता है। नेट इंपोर्ट नेगेटिव में दे रखा है आपको, नेट इंपोर्ट भी लिखा हुआ है और आगे नेगेटिव भी लिखा है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो उसे आपको नेट एक्सपोर्ट ही मानना है। क्लियर है? नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड अगर आपको दे रखा है नेगेटिव में, किसमें दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम -10 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसे नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बोला जाएगा। एडिशन टू स्टॉक प्लस में लिखना है, डिक्रीज इन स्टॉक अगर दे रखा है तो उसे नेगेटिव में लिखना है। राइट, ये छोटे से पॉइंट है जो कभी कभार आपको आंसर नहीं आने देते, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अगला अब आपको मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट,
जो आपको बुक में चैप्टर नंबर 1 और 2 में दे रखे हैं। क्लियर है। अब पहला पॉइंट है डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, राइट। अब डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी वो होती है जिसमें आप फ्रीली गुड्स को, खुद कैपिटल को मूव करा सको इंडिया के अंदर, राइट। तो दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती है। क्लियर है। पहले इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, जहां पे आप फ्रीली मूव कर सको। इसके अंदर क्या क्या आता है और वो देखिए, राइट। सबसे पहली चीज, इंडिया की कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया में मूव कर रहा है, क्लियर है, लेकिन वो है किसका पार्ट? इंडिया का। तो उसे किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी? इंडिया की। घूम वो बाहर रहा है लेकिन ओनरशिप इंडिया की है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आएगा। सेकेंड वन, अगर कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है जो कहीं समुद्र में मूव कर रहे हैं और वो इंडिया के हैं, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, राइट। तीसरा, अगर कोई इंडिया की एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी इंडिया के बाहर है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, राइट। तो 3 पॉइंट हो गए। इंडिया की एम्बेसी हो गई, या कोई इंडिया की आर्मी कहीं बाहर है तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। नेक्स्ट, आपका अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट है या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, वो आएगा। लाइकवाइज कौन सी चीजें नहीं आएगी? अब इंडिया के अंदर कोई बाहर की कंट्री की शिप या एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। सेकंड, इंडिया के अंदर जितनी भी एम्बेसीज है, क्लियर है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, याद रखना। और लास्ट, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जैसे WTO, WHO, ये मैं बैंक या कंपनी की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, क्लियर है। WHO, WTO, अगर ये इंडिया के अंदर है तब भी ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती, राइट। एक बार आप इस पूरे कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू अ जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन द पर्सन, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इसकी डेफिनेशन है, अगर पेपर में आ सकती है तो आप ये लिख लेना, क्लियर है। आपको मैंने समझा दिया कि जो चीज इंडिया के अंदर आप फ्रीली मूव कर सको वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। 3 चीजें एक्स्ट्रा भी बताई जो बाहर होने के बाद भी इंडिया में होती है, क्लियर है। अगला, नॉर्मल रेजिडेंट मैंने आपको बताया था, जो 1 साल इंडिया में रह चुका है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, क्लियर है। अब जैसे कोई फॉरेन टूरिस्ट है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्लियर है। अगर कोई बॉर्डर वर्कर है, बॉर्डर वर्कर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई बंदा है नेपाल का, क्लियर है, वो रोज इंडिया आता है, काम करता है और वापस नेपाल चला जाता है, क्लियर है, तो वो कहां का रेजिडेंट माना जाएगा? आंसर इज नेपाल। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जहां वो मेन रह रहा है वो नेपाल में ही है। रहता तो नेपाल में ही है ना, मेन कमा के वापस चला जाता है, सारे एक्सपेंसेस उसके नेपाल में ही होते हैं, उसकी फैमिली नेपाल में है, तो इसलिए वो कहां का रेजिडेंट माना जाएगा? नेपाल का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की रेजिडेंट नहीं होती। अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता जब तक उसे 1 साल ना हो जाए। सेम चीज एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे एक एम्बेसी है इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की, क्लियर है, उसमें कोई ऑस्ट्रेलियन वर्कर काम कर रहा है, वो 1 साल तक तो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद वो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। लाइकवाइज, अगर इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है, वहां पे कोई इंडियन काम कर रहा है, तो वो 1 साल तक इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। 1 साल के बाद वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए का रेजिडेंट माना जाएगा। ये बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट है, इसमें कुछ कुछ टीचर भी अलग अलग राय देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, 1 साल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बस, क्लियर है। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप, क्लियर है। ये बच्चों को मतलब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप सेम होती है। आंसर इज नो। सिटीजनशिप अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। रेजिडेंटशिप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है।
सिटीजनशिप, आप बाय इंडिया में पैदा हो जाओ तो आप यहाँ के रेजिडेंट बन जाओ, सिटीजन बन जाओगे, क्लियर है। लेकिन रेजिडेंटशिप आप 1 साल रह लो यहाँ पे, आप यहाँ के रेजिडेंट बन जाओगे। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देखो सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है और ये इकोनॉमिक है, क्लियर है। इसमें अगर कोई बंदा इंडिया में पैदा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ का सिटीजन बन जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पैदा नहीं भी हुए, आप तब भी यहाँ के सिटीजन बन सकते हो। कैसे? कुछ नॉर्म्स होते हैं वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे और आप सिटीजन बन सकते हो। रेजिडेंटशिप आपको यहाँ रहना पड़ेगा 1 साल और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही होगा। कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सिटीजन और रेजिडेंटशिप क्या क्या चीजें होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एट द टाइम ऑफ, मतलब एक बंदा सिटीजन किसी दूसरी कंट्री का भी हो सकता है और रेजिडेंट दूसरी का भी हो सकता है, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको कराने जा रहा हूं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ये समझिए क्या होता है। इसे फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट कुछ भी बोला जाता है, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट कुछ भी बोला जाता है। फैक्टर इनकम वो होती है जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है फॉर रेंडरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इसे फैक्टर इनकम बोला जाता है। ट्रांसफर इनकम दी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जाती है लेकिन विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। इसमें आपको बदले में कुछ नहीं करना, क्लियर है। जैसे आपने किसी भिखारी को भीख दे दी तो वो उसके लिए ट्रांसफर इनकम है, क्लियर है। एक रिक्शे वाले ने आपको कहीं ड्रॉप करा, रिक्शा चला के वहां पहुंचा और आपने उसे पैसे दिए तो वो फैक्टर इनकम है, क्लियर है। आपके स्कूल में बोर्ड में अच्छे नंबर आए, आपको स्कूल वालों ने स्कॉलरशिप दी, वो ट्रांसफर इनकम है, क्लियर है। ओल्ड एज पेंशन देना, गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है, वो ट्रांसफर इनकम है, राइट। एक कंपनी में आप 25 साल काम करें, वहां से रिटायर हुए, आपको पेंशन मिल रही है, वो ट्रांसफर इनकम नहीं है, वो फैक्टर इनकम है। क्यों? क्योंकि आप उसको पाने के लिए पहले 25 साल काम कर चुके हैं, क्लियर है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, फॉर विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। ये 2 वे होती है, आपको देना भी पड़ेगा तभी मिलेगा, राइट। और ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड होती है। ये 1 वे होती है, यूनिलेटरल होती है और ये ना तो नेशनल इनकम में आती है ना तो डोमेस्टिक इनकम में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। जो आप प्रोडक्टिव नेचर के लिए लोगे वो फैक्टर, जो नॉन प्रोडक्टिव है वो ट्रांसफर। पेंशन याद रखना, सिंपल पेंशन फैक्टर इनकम होती है, ओल्ड एज पेंशन ये होती है, राइट। किसी भिखारी को भी आपने पैसे दे दिए, वो ट्रांसफर इनकम है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हम पढ़ चुके हैं पहले। फाइनल गुड्स वो होती है या तो आप उसे डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए ले रहे हो या आप उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो। डायरेक्ट कंजम्पशन ये हो गई जो आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, ये ड्यूरेबल होती है, सेमी ड्यूरेबल होती है, नॉन ड्यूरेबल होती है और सर्विसेज होती है। कैपिटल गुड्स वो होती है जो किसी दूसरी गुड्स को बनाने के लिए यूज की जाती है, जैसे फैक्ट्री के अंदर मशीन, क्लियर है। इसे प्रोड्यूसर गुड्स भी बोला जाता है। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? देखो फैक्ट्री में 2 तरीके की चीजें यूज की जाती है, रॉ मटेरियल और मशीन। तो बोथ आर प्रोड्यूसर गुड्स, बोथ आर प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स के 2 पार्ट हो गए, रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड इज अ प्रोड्यूसर गुड्स, राइट। आगे देखिए, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है या तो आपने उसे रीसेल पर्पस के लिए लिया है या एज अ रॉ मटेरियल यूज करोगे उसे दूसरी गुड्स बनाने के लिए। ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड नहीं होती। इसमें आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है। एक एग्जांपल देता हूं, आपने 12 रुपए की मैगी खरीदी, उसे बनाया, उसे 40 रुपए का बेच दिया, तो ये जो मैगी खरीदना है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें वैल्यू एडिशन करी थी, पैसा ऐड करके बेचा, क्लियर है। अगर आपने मैगी वही खरीद के खुद खा ली, फाइनल गुड्स है, क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और पॉइंट याद रखना,
अगर कोई इंटरमीडिएट गुड्स 1 साल तक यूज नहीं होती तो हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि हमने उसे खुद ही यूज कर लिया होगा और वो फाइनल गुड्स बन जाती है। गुड्स यूज अप इन द सेम ईयर, उसी साल इंटरमीडिएट हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई तो वो आपकी फाइनल गुड्स बन जाती है, राइट। अब आगे देखिए, ये भी हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक या कैपिटल फॉर्मेशन को बोला जाता है। ये दो तरीके का होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो बिफोर डेप्रिसिएशन होती है। नेट इन्वेस्टमेंट होती है जो आफ्टर डेप्रिसिएशन होती है, राइट। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्लियर है? देखिए, डेप्रिसिएशन होता है किसी भी फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है और ये 3 चीजों के कारण आता है। पहला, यूसेज, वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ टाइम, टाइम निकलने से। एग्जांपल लेता हूं, आपने कोई कार खरीदी 10 लाख रुपए की, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या 10 लाख ही रहेगी या डाउन हो जाएगी? सर डाउन हो जाएगी, इवन आप उसको 1 इंच भी आगे ना बढ़ाओ। टाइम निकलने के कारण भी होता है, यूसेज के कारण भी होता है और वियर एंड टियर के कारण भी होता है, क्लियर है? आपके प्रोड्यूसिंग यूनिट को पता होता है कि आपकी मशीनरी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, राइट। और इसके 3 नाम इसके अंदर बता रखे हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो शिफ्टेबल होते हैं, लगते एक के ऊपर है, पे कोई और करता है। एग्जांपल, जीएसटी, पहले वैट भी होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, कस्टम ड्यूटी होती थी, राइट। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, राइट। अब सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी वो बेनिफिट्स होता है कैश में या इन काइंड में जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है कि उसको और ज्यादा बनाया जाए या कंज्यूमर्स को महंगा ना पड़े वो प्रोडक्ट, राइट। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार सब्सिडी की, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये आ भी सकता है, ये एक तरीके का फाइनेंशियल हेल्प होती है जो दी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। राइट, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो होता है जो एक्चुअल में गुड्स का प्राइस मार्केट में बेचा जाता है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है जो अमाउंट एक प्रोड्यूसर अपने फैक्टर और प्रोडक्शन को देता है। एक एग्जांपल देता हूं, देखिए आपने एक जूते बनाए और जूते बनाने की कॉस्ट 120 रुपए आई, फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 10 रुपए का टैक्स लगा दिया और 4 रुपए की सब्सिडी दे दी, 120 तो फैक्टर कॉस्ट हो गई, फिर 10 रुपए उसमें ऐड हुए 130 और 4 रुपए की सब्सिडी मिली, तो मार्केट प्राइस हो गया 126 और फैक्टर कॉस्ट हो गया 120, राइट। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी एडेड नहीं होता और मार्केट प्राइस में एनआईटी एडेड होता है, राइट। अगला कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ये हमने पढ़ा हुआ है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम paid to abroad. This is called NFIA. इसके कंपोनेंट हमने पढ़े हुए हैं पहले, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन अर्निंग, ये 3 पॉइंट थे इसके, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो देखिए प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर मैंने आपको अभी बताया 2 तरीके की होती है प्रोड्यूसर की गुड्स, एक रॉ मटेरियल हो गई और एक फैक्ट्री में मशीन हो गई, राइट। तो दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स, एक तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होती है, रॉ मटेरियल सिंगल यूज होता है। ऐसे तो नहीं होता ना आप रॉ मटेरियल, एक ही रॉ मटेरियल बार बार यूज करते रहोगे, तो ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होता है, राइट। और दूसरा क्या होता है? कैपिटल गुड्स, जो मशीनरी होती है, प्लांट होता है, जो आप किसी गुड्स को बनाने के लिए बार बार यूज करते हो, राइट। अब एक और लाइन है इसके अंदर, देखिए all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। आंसर ट्रू है, क्यों? क्योंकि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती है वो प्रोड्यूसर गुड्स ही होती है,
लेकिन सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। उसका रीजन क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है, तो रॉ मटेरियल तो कैपिटल गुड्स नहीं होता ना, इसलिए प्रोड्यूसर गुड्स के दो पार्ट हुए, रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स। क्लियर है? तो प्रोड्यूसर गुड्स ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। ये क्या होता है समझिए। डेप्रिसिएशन तो हमने पढ़ लिया, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है। कैपिटल लॉस क्या हुआ? लेट करिए अर्थक्वेक आया या लॉस बाय फायर हो गया और मशीनरी खत्म हो गई, अचानक से कोई चीज आ गई, तो उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल लॉस। जो बार 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 धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर है? अब जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कैपिटल गुड्स अगर कैपिटल लॉस आपका हो गया तो आपकी प्रोडक्शन तो रुक जाएगी ना कुछ टाइम के लिए। क्लियर है? तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। देखिए पहला, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस, खराब हो जाने। ये किसी भी चोरी चकारी एक्सीडेंट या कोई नेचुरली कोई नुकसान हो गया उसके कारण होता है। क्लियर है? इसकी एक्सपेक्टेड लॉस होता है, इसका प्रोविजन बनाया जाता है क्योंकि हमें पता है ये कुछ सालों के बाद मशीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये अनएक्सपेक्टेड होता है नॉर्मली, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करता, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्ट करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। राइट? देखिए एक बार, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। राइट? ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफर इनकम का ही पार्ट है। करंट ट्रांसफर होता है जो आपकी इनकम से किया जाता है, रेगुलर होता है, जैसे ओल्ड एज पेंशन या गिफ्ट देना, दैट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफर। राइट? और कैपिटल ट्रांसफर ये बेसिकली एक बड़ा अमाउंट का होता है। मेजर जो डिफरेंस होता है, दोनों ही कोई प्रोडक्टिव नेचर के नहीं होते और दोनों ही नेशनल इनकम में नहीं आते, लेकिन इसका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, ये इरेगुलर होता है और ये रेगुलर होता है। राइट? ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आगे देखिए एक नया कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब नेशनल इनकम जो निकाली जाती है, क्लियर है, उसका एक हमने वैल्यू एडेड में पढ़ा था, प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट प्रोड्यूस। राइट? अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाना पड़ेगा, वो देखिए। देखिए नेशनल इनकम दो तरीके की पढ़ाई जाती है इसके अंदर। एक नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस, उसको नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी भी बोला जाता है। एक होती है नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस, उसे रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम बोला जाता है। देखो नेशनल इनकम निकालने के दो इफेक्टेड चीजें होती हैं, प्राइस और यूनिट प्रोड्यूस। क्लियर है? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप ग्रो कर रहे हो, तो वो ग्रो किस कारण कर रहे हो? महंगाई के कारण कर रहे हो ग्रो, या आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज की? क्लियर है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। पहले हम 10,000 यूनिट बनाते थे, अब हम 20,000 बनाते हैं, फिर 30, 40, 50। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ग्रोथ इन योर इनकम। राइट? तो रियल में जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं वो करंट ईयर प्राइस से निकालते हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट भी होता है जिसमें बेस ईयर प्राइस है। आप एक बेस ईयर प्राइस ले लेते हो और उसको यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करते जाते हो। ये देखिए जरा, देखिए इसमें यूनिट प्रोड्यूस 1000, 900, 800, 700 आपके हिसाब से कम हो रही है ना, और करंट ईयर प्राइस 100, 200, 300, 400। आपने नेशनल इनकम निकाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वैल्यू बढ़ रही है आपके हिसाब से, नेशनल इनकम बढ़ रही है ना। राइट? लेकिन प्रोडक्शन तो कम हो रही है भाई। तो एक्चुअल में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही? आंसर इज नो। हमें ऐसे निकालना चाहिए। हम क्या करेंगे, यूनिट प्रोड्यूस हमने ले लिया 100, 900, 800, 700, बेस ईयर प्राइस 100, 100, 100, मल्टीप्लाई करा, नेशनल इनकम कम हो रही है। तो सही कौन सा है, ये या ये? एक्चुअल में निकालते तो मैं ऐसे, लेकिन निकालना कैसे चाहिए? ऐसे। दिस इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल नेशनल इनकम, this is called national income at current year price, this is called national income at base year price।
दिस इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. दिस इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक wealth and growth, right? This can be used in a comparative studies. कंपैरिजन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, इसे नहीं कर सकते. क्लियर है? तो इसका एक डिफरेंस देखिए. इसमें गुड्स किस वैल्यू पे निकाली जाती है? करंट ईयर प्राइस के ऊपर. ये इकोनॉमिक ग्रोथ का गुड इंडिकेटर नहीं होता. इट इज नॉट यूज फॉर कंपैरेटिव स्टडी. ये गुड इंडिकेटर होता है, ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी यूज होता है और इसमें बेस ईयर वाइज से निकाला जाता है, राइट? ये तीन मेजर डिफरेंस होते हैं. ये इसका शेड्यूल जरूर याद रखना. क्लियर है? शेड्यूल जरूर याद रखना. और जो करंट ईयर प्राइस वाली होती है उसे नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम बोला जाता है, और जो बेस ईयर वाली होती है उसे रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम बोला जाता है, राइट? आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. क्लियर है? आगे देखिए. एक और कॉन्सेप्ट होता है प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर का. क्लियर है? ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. देखो, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में मेजर डिफरेंस किस चीज का आता है? यूनिट प्रोड्यूस तो इसमें भी होती है, यूनिट प्रोड्यूस तो इसमें भी होती है. ऊपर करंट ईयर प्राइस आता है, नीचे बेस ईयर प्राइस. तो ये जो चेंज बताता है वो ये बताता है कि पहले से आज का प्राइस कितना % इंक्रीज हो चुका है. एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे इसका आंसर आया 126%. इसका मतलब आपका जो प्राइस लेवल है वो कितना % बढ़ चुका है? 26%, राइट? आगे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आप ले लीजिए, 100% इसमें से कुछ ना कुछ तो आता ही आता है. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या नेशनल इनकम बढ़ने से लोगों का वेलफेयर भी बढ़ता है, हाँ या ना? क्लियर है? एक और क्वेश्चन भी है, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम. आंसर इज नो. नेशनल इनकम बढ़ने से लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ता है. उसके रीजन, पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. देखिए, आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है. क्लियर? क्या नेशनल इनकम बढ़ने से ये पता चलता है कि ये नेशनल इनकम सब लोगों की बढ़ रही है या सिर्फ अमीरों की बढ़ रही है? सर, इससे नहीं पता चलता. वो पर कैपिटा इनकम से पता चलता है. तो नेशनल इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो क्या सब लोगों की नेशनल इनकम बढ़ रही है? आंसर इज नो. अमीर अमीर है, गरीब और गरीब होता जा रहा है. तो हमारे यहाँ इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है, इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, जिसके कारण अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब. नेशनल इनकम बढ़ रही है क्योंकि अमीरों के कारण बढ़ रही है. तो ये पहला रीजन हुआ, राइट? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. दूसरा, चेंज इन प्राइस. मैंने आपको अभी बताया था, जो नेशनल इनकम है वो नॉमिनल वाली निकाली जाती है, जिसमें प्राइस के कारण भी नेशनल इनकम बढ़ सकती है. तो प्राइस के कारण अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा. अगला, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. देखिए, इकोनॉमी में कुछ ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. एग्जांपल लेता हूं. देखो, आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, तो भाई गुड्स की प्रोडक्शन तो हो रही है ना, बनाया तो जा रहा है ना. आप अपने घर के आसपास ही छोटी सी आपने वो कर रखी है, किचन गार्डनिंग टाइप, और आप उसमें प्रोड्यूस कर रहे हो चीजों को. वो नेशनल इनकम में नहीं होता. इस पॉइंट को आप कंफ्यूज मत होना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन से. प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन अलग कॉन्सेप्ट होता है. उसमें आप फार्मर हो, आप बना रहे हो, उसमें से आपने कुछ चीजें खुद कंज्यूम कर ली, तो वो नेशनल इनकम में आती है. ये नहीं आती. क्यों? क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है. नॉन मॉनेटरी मतलब ये ना मार्केटेबल नहीं है, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती. क्लियर है? अगला, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. देखो, नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन उससे भी तेजी से बढ़ रही है. तो जो पर कैपिटा इनकम है, वो कम होती जा रही है. तो पहला पॉइंट क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. दूसरा हुआ चेंज इन प्राइस. तीसरा हुआ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. चौथा हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ. और लास्ट, एक्सटर्निटीज.
एक्सटर्नलिटीज को नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाता, जो कि किया जाना चाहिए। ये दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जैसे गवर्नमेंट पब्लिक पार्क्स बना रही है, आप उसे यूज कर रहे हो विदाउट पेइंग एनी अमाउंट, क्लियर है, जो कि लेना चाहिए। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण नुकसान हो रहा है, उसके पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती, क्लियर है। जैसे तो कोई मॉन्यूमेंट है वो येलो होता जा रहा है पॉल्यूशन के कारण, तो वो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के अंदर ही आता है, क्लियर है। कार पॉल्यूशन कर रही है, वो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के अंदर। इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा ही पॉल्यूशन का पूछेंगे या कोई पार्क्स का पूछ सकते हैं, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में आता है, राइट। तो ये जीडीपी एंड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉपुलेशन ग्रोथ, अगला चेंज इन प्राइस, और लास्ट नॉन मॉनेटरी। आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, वो हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन मार्केटेबल है, उसकी वैल्यू निकालना उतना आसान नहीं होता, राइट। ये सर्विसेज है जो काम हो रहा है, क्लियर है। अब लास्ट एक और पॉइंट है, वो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अभी, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पढ़ाऊंगा और न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा, क्लियर है। चलिए देखिए, आपको यूनिट प्रोड्यूस दे रखा है 1000, प्राइस 100, 2000 और 150। आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, क्लियर है। तो पहले आपको नेशनल इनकम निकालनी पड़ेगी रियल जीडीपी 2 सालों की, क्लियर है। उसमें बेस ईयर प्राइस आपको पुराने वाला ही लेना है जो कि 100 था, वो आपने ले लिया 100 यूनिट्स, 1000 2000 मल्टीप्लाई करा आपने 1 लाख और 2000, क्लियर है। अब परसेंटेज चेंज कितना है, 1 लाख से 2 लाख हुआ तो कितने का चेंज आया, 1 लाख। प्रीवियस ईयर कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो वो प्रीवियस ईयर से निकाला जाता है। वो 1 लाख ही था, इंटू 100 कितना आ गया, 100%। अब नॉमिनल जीडीपी देखो, इसमें आपने यूनिट्स 1000 2000 प्राइस चेंज कर दिया क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस करंट ईयर वाला लिया जाता है। 1 लाख से 3 लाख कितने का चेंज आया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, आंसर 200%, राइट। तो इसमें हमने बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन पढ़ लिए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए, क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसकी न्यूमेरिकल्स की आएगी, फॉर्मूलास की डिटेल, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।